एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि बिहार एसएससी अंचल निरीक्षक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 21/9/2014 को संपन्न हुई थी, जिसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे आज हम। और इसी में आपको साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैथ और रीजनिंग इस एग्ज़ाम में नहीं था, तो उसको तो नहीं देखेंगे हम लोग, क्योंकि था ही नहीं। तो और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो है। जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ही। ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है, अच्छी नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि अब बिहार एसएससी ने डेट दे दिया है एग्ज़ाम का, तो देखना तो पड़ेगा ना। और ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है आपको, जिसमें टोटल 33 सेट हैं, जिनके बहुत सारे वीडियोज़ आ रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है बिहार एसएससी के पीवाईक्यू से रिलेटेड। यहाँ पे आपको बिहार एसएससी ने अंचल निरीक्षक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ना, उन सारों को देख लेना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बस ये देखेंगे कि इंटर लेवल का कौन सा क्वेश्चन है या ग्रेजुएशन लेवल का कौन सा क्वेश्चन पेपर है, वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। यहाँ पे बिहार एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके सारे पेपर्स को हम लोग देखेंगे ना, तभी आपका ये एग्ज़ाम निकलने वाला है। क्योंकि पीवाईक्यूज़ ही रिपीट होते हैं बार बार, और उसी का सेम पैटर्न पूछा जाएगा, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछने वाला है या क्या पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अगर थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हो मैंने तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन का, वर्तमान लोकसभा कौन सी लोकसभा है। तो ये देखिए, ये प्रश्न पत्र आपको 2014 का है। तो 2014 का है, उस टाइम के लिए ना, आपको उस टाइम के लिए आपको 16वीं लोकसभा थी। लेकिन अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो अभी कौन सी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है, 18वीं। तो इसको ध्यान भी मत रखिएगा बिल्कुल। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा। आगे है, भारत के संविधान को अपनाया गया था। अपनाया गया था यहाँ पे पूछ रहा है आपको। अगर ये बोलता कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया था, तब आपको हो जाता 26 जनवरी 1950, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको लग रहा होगा कि 26 जनवरी 1950 है। यहाँ पे अपनाया गया पूछा है, तो अपनाया गया था आपको 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी के एम मुंशी, या ऑप्शन डी जी वी मालवांकर। तो इसका सही आंसर क्या है, ये है अपने राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है, भारतीय संविधान के भाग 3 में इनमें से किसके बारे में दिया गया है। ऑप्शन ए केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी बुनियादी अधिकार, या ऑप्शन डी निर्देशक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये है आपको बुनियादी अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार बोला जाता है, फंडामेंटल राइट, जो कि 12 से आर्टिकल 12 से आपको 35 तक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में दिया गया है। 8वीं अनुसूची बोल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए है अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी नगरपालिका, ऑप्शन सी पंचायत, या ऑप्शन डी आधिकारिक भाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको 8वीं अनुसूची ये किससे रिलेटेड है, तो ये है आपको आधिकारिक भाषा से। कितने भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। और इसमें से अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और डेप्थ में पूछे या घुमा के पूछे कि मैथिली जो हमारे बिहार की लैंग्वेज है, वो कब जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, तो ये आपको जोड़ी गई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 2003 में हुआ था। उसमें ना आपको 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई थी। किससे, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 2003 में हुआ था। और इस क्वेश्चन का आंसर है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, और किससे रिलेटेड है, तो आधिकारिक भाषाएं से। आगे है, निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल क्या होता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का, ऑप्शन बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का, ऑप्शन सी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का, या ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का। तो निर्वाचक मंडल क्या होता है, ये होता है आपको राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का। आगे देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी
मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। यहाँ पे देखिए आपको ना ऑप्शन से ही यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। जैसे देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख पूछ रहा है यहाँ पे, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये तो होना ही नहीं चाहिए, राज्य सरकार के बारे में पूछ रहा है। मुख्यमंत्री, ये तो राज्य सरकार का मुख्यमंत्री क्या करेगा, कार्यकारी प्रमुख थोड़ी होगा वहाँ पे, तो सीएम तो होगा ही नहीं। प्रधानमंत्री से कोई रिलेशन ही नहीं है राज्य सरकार में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, राज्यपाल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद या ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जिला परिषद। क्या हो जाएगा, जिला परिषद। संविधान सभा का जो 73वां संशोधन था ना, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये आपको पार्ट 9 से है, कॉन्स्टिट्यूशनल के भाग 9 से है, और अनुच्छेद आपको 243 जो कि क से लेके 9 तक है। और अगर अनुसूची पूछे, जैसे अभी हमने वहाँ पे देखा था ना कि 8वीं अनुसूची, तो उसी हिसाब से ये आपको 11वीं अनुसूची में है। और जैसे हमने देखा था कि पार्ट 3 है, मतलब भाग 3 था वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको भाग 9 से रिलेटेड है। एक बारी फिर से इसको रिपीट करेंगे क्योंकि पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको जिला परिषद सबसे शीर्ष पे है। यहाँ पे देखिए आपको संविधान सभा का जो 73वां संशोधन हुआ था आपको, वो आपको पंचायती राज से रिलेटेड है। और इसमें आपको भाग 9 अनुसूची 11, या क्या याद रखिएगा, भाग 9 और अनुसूची 11 से रिलेटेड है। और अनुच्छेद कौन सा है, तो 243 है। कहाँ से कहाँ तक, क से लेके 9 तक। और यहाँ पे ना आपको ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत है, फिर आपको पंचायत समिति है, और फिर आपको जिला परिषद है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है। अगर राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा। ऑप्शन ए है भारत के महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी राज्य के वरिष्ठ राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन काम करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। आगे है, भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी किसके अधीनस्थ होती है, किसके अधीनस्थ होती है। तो ये आपको होती है किसके, तो ये आपको होती है विधायिका के, किसके, विधायिका के। आगे है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है। ऑप्शन ए है 6 अधिकार, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9 अधिकार। तो कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है, तो ये आपको टोटल 6 अधिकारों की, कितनी, 6 अधिकारों की, जिसको 6 मौलिक स्वतंत्रताएं बोलते हैं। इनमें आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय, पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता आती है। आगे देखते हैं, हिमालय में एक छोटा सा राज्य जो भारतीय संरक्षित है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मंगोलिया या ऑप्शन डी सिक्किम। जो कि छोटा सा राज्य भारतीय संरक्षित है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट इसके आंसर पे ही आ सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा है ये, सिक्किम है। कौन सा है ये, सिक्किम है। और अगर यहीं पे अगर थोड़ा सा और डिफिकल्ट करता ना, तो क्या पूछता आपको कि सिक्किम राज्य भारत का अंग कब बना, मतलब भारत का कौन सा राज्य है ये भी पूछ सकता है, और कब बना ये भी पूछ सकता है। तो सिक्किम ना आपको भारत का जो पार्ट बना था, 22वां राज्य बना था भारत में मिलने टाइम में, तो ये आपको 16 मई 1975 को बना था। कब बना था, 16 मई 1975 को 22वां राज्य बन गया था भारत का सिक्किम। आगे देखते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। अटॉर्नी जनरल अगर आर्टिकल पूछ दे आपको, तो ये आपको 76 से रिलेटेड है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल किससे है, 76। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये आपको करते हैं राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आगे है, राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है। राष्ट्रपति का जो वेतन है किस फंड से लिया जाता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री फंड, ऑप्शन बी समेकित फंड, ऑप्शन सी आकस्मिकता फंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी इसका थोड़ा सा ना टफ हो जाता है, मतलब अगर ऐसे देखिए तो हिंदी थोड़ा सा टफ लगता है पढ़ने में। और अगर इसका इंग्लिश तो आप लोग को देता ही है, तो जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए हिंदी में भी, हिंदी वाले लोगों को भी जो भी वर्ड समझ में नहीं आए, वो आप लोग अपने ना इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा पलट के देख लीजिएगा ना, तो बहुत ईजी लगेगा वो। जैसे देखिए समेकित फंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसी से आपको राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। और अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है ना ये क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो ये है आपको 5 लाख रुपया। कितना है, 5 लाख रुपया।
आगे है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य का अवधारणा, तो ये आपको कहाँ पाया जाता है, ये आपको पाया जाता है निर्देशक सिद्धांत में। किसमें? निर्देशक सिद्धांत में पाया जाता है। आगे है सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से कर रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देखते जाइए आप लोग। किससे रिलेटेड है सरकारिया आयोग? तो यह है आपको केंद्रीय राज्य संबंधों से। किससे? सेंटर स्टेट रिलेशन से, केंद्रीय राज्य संबंधों से रिलेटेड है। आगे देखते हैं हम लोग, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी अध्यक्ष राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोनों सदनों की बैठक बोल रहा है यहाँ पे, तो कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे है संसद इनमें से इनके द्वारा होता है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। संसद किसके द्वारा होता है? तो ये आपको किसके द्वारा होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है। किसके द्वारा ये आपको होता है? संसद कैसे कहलाता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आगे देखते हैं सदस्यों की संख्या जिनमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। ये देखिए, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में नामित करते हैं कितने सदस्यों को करते हैं? तो 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को करते हैं। और अगर पूछ दे, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को कि अगर पूछ दे कि लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन आपको 2 दिखे, क्योंकि पहले 2 सदस्यों को किया जाता था, तो 2 को बिल्कुल भी मार्क नहीं करिएगा, क्योंकि वो अब ख़त्म हो गया है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद 2 अब एकदम ख़त्म हो गया है। तो लोकसभा में अब 0 है, 0 सदस्य को नामित किया जाता है, और राज्यसभा में ये अभी भी आपको 12 है। आगे है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सेना प्रमुख, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होते हैं आपको राष्ट्रपति। ये कौन होते हैं? राष्ट्रपति। आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। कौन सी गैस है? तो ये है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? CO2। आगे है स्तनपायी जो उड़ सकता है, ये कौन है आपको? ये है आपको चमगादड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चमगादड़। देखिए कितने रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने पिछले वाले वीडियो में जो सेट आपको करवाया है उससे ही कितने सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि PYQs भी रिपीट होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आपको रिपीट होते हैं। तो मतलब बिहार SSC के लिए तो आपको PYQs तो करना ही है। इवन बिहार दरोगा या पुलिस कांस्टेबल या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए PYQs और PYQs के जितने भी ऑप्शंस हैं ना, उनको डिटेल में कर लीजिएगा ना, तो कोई भी आपको मतलब एग्ज़ाम निकालने से रोक नहीं सकता है। आगे देखते हैं वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे है त्रिपुरा की राजधानी है। देखिए कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, कि मतलब त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो ये है आपको अगरतला। क्या है? अगरतला। आगे है भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? मतलब अगर ये सब चीज़ आप लोग अभी नहीं मार्क करके आएंगे एग्जाम में, तो फिर तो ऐसे शर्म की ही बात है ना, क्योंकि देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, वंदे मातरम किसने लिखा है। तो ये सब तो काफ़ी ईजी है। और भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो इनमें से बिल्कुल भी मार्क करके नहीं आइएगा, क्योंकि अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ये जानना जरूरी है ना। तो अभी कौन है? तो अभी है आपको जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। और अगर ये पूछे कि राज्यसभा का अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति दोनों सेम होते हैं या नहीं, तो ये मत मार्क करके आइएगा कि नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वही आपको भारत के उपराष्ट्रपति, मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वही आपको राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो अभी कौन है? जगदीप धनखड़ है। आगे देखते हैं किस देश ने 2014 का फीफा विश्व कप मेजबानी की है। तो ये आपको उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखना ज़रूरी नहीं है, इसका ये आपको जानना ज़रूरी है कि उस टाइम फीफा से क्वेश्चन पूछा था बिहार SSC। तो अभी अगर फीफा से कुछ हुआ है तो उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। यहाँ के लिए अगर आपको आंसर जाना है तो ये है आपको ब्राज़ील। आगे देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? धन की निकासी, तो ये आपको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी की है ये धन का निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। आगे है किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया था? किस राजा के कार्यकाल में? तो ये आपको किसके काल में? तो ये आपको अशोक के। किसके? अशोक के। आगे है वैदिक देवता इंद्र
किसके देवता थे? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन है एकदम कि इंद्र देवता किसके हैं? तो वर्षा एवं मेघ गर्जन के। आगे है नवनिर्मित तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो अभी देख लीजिए कि करंट में कौन है, इसका तो देखना जरूरी नहीं है, अभी कौन है। तो अभी आपको आई थिंक कौन है, रेवंत रेड्डी है शायद। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सही है या नहीं, रेवंत रेड्डी है। और अगर पूछे कि तेलंगाना राज्य कब बना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब कि तेलंगाना, देखिए यहाँ पे नवनिर्मित बोल रहा है तो तेलंगाना का पूछ सकता है ईयर कि कब बना। तो ये आपको बना था 2 जून 2014 को बना था, 2 जून 2014 को। और अभी कौन है इसके सीएम? तो ये है आपको रेवंत रेड्डी हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है कि अगर रिसेंटली अभी किसी भी स्टेट के सीएम चेंज हुए हैं तो उसको आप लोग अपने कॉपी में देख लीजिएगा, या करंट अफेयर की जो भी बुक खरीदिएगा उसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? प्रमुख अंग नहीं है बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका प्रमुख अंग नहीं है। आगे है रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच की सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच की सीमा रेखा है आपको? ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत और म्यांमार, या ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और अगर पूछे कि भारत और चीन के बीच में, तो ये है आपको मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। और अगर बोले कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो डुरंड लाइन। क्या है? डुरंड लाइन है। ये सब क्वेश्चंस इजी है, लेकिन उस टाइम ना कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि क्या सही है क्या नहीं। तो इसको ना बार बार जब तक नहीं देखिएगा ना दिमाग में फिट नहीं होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, भारत और चीन मैकमोहन लाइन, और ये है आपको भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो ये आपको डुरंड लाइन। आगे देखते हैं, जेम्स वॉट का आविष्कार है। तो जेम्स वॉट का आविष्कार क्या है? तो ये है आपको भाप इंजन, रोटरी भाप इंजन। क्या है जेम्स वॉट का आविष्कार? रोटरी भाप इंजन। आगे है, इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इससे क्या क्या समझ में आता है कि कौन कौन सी पुस्तक आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। ये आपको गाइड मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। तो क्या क्या लिखी गई है? गोदान इनकी है, गबन इनकी है, और मानसरोवर इन्हीं की है। इन सबको रिमूव कर लेते हैं। इसका सही आंसर है गाइड। आगे है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये है आपको कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। आगे है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? तो ये आपको परमवीर चक्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य, इससे समझ में क्या आता है कि शिक्षक थे वो, तो खिलाड़ी, अंपायर या खेल संपादक इन सब से तो होगा नहीं। तो द्रोणाचार्य प्रशिक्षक। कौन थे? प्रशिक्षक। आगे देखते हैं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये कौन थी? ये थी आपको श्रीमावो भंडार नायके। कौन थी? श्रीमावो भंडार नायके। और अगर बोले कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी महिला, तो ये थी आपको इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं, इनमें से कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो कौन थी? आपको लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। आगे है, वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये तो आपको इतना मतलब इसको नहीं भी जानिएगा तो चलेगा, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। तो बस इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रमंडल खेल, और अगर रिसेंट में कुछ हुआ है तो उसको बस अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, या करंट अफेयर से उसको देख लीजिएगा। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल में ही केन बेतवा नदी लिंक को मंजूरी दी गई थी। किन राज्यों को इस नदी से जोड़ा गया था? तो ये भी उस टाइम के करंट का है, बस इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका सही आंसर है आपको यूपी और एमपी। आगे है, हाल में घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको था देश में हर गरीब को एक बैंक खाता उपलब्ध करवाना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो थोड़ा सा देखिएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में कुछ विकास हुआ है या कुछ अपडेट आया है उसमें, तो उसको एक बारी देख लीजिएगा। इससे क्या समझ में आया कि आपको देखिए योजनाएं जो है ना राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो अभी रिसेंट की योजनाएं हैं उसको भी आप लोग देखिएगा करंट अफेयर में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसमें भारत को हाल में ही संपन्न 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में अधिकतम स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, आगे स्किप करते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2014 में एक पदक मिला है? ये भी करंट का है।
देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन खेल से पूछता है। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया कि खेल से आपको या स्कीम से जो कि योजनाएं हैं इनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, मतलब करंट का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। आगे है, हाल में भारत और किस देश के बीच शांति और मैत्री संधि 1950 को अद्यतन करने की सहमति प्राप्त हुई है? तो कौन से देश के बीच में हुई थी? तो ये आपको हुई थी नेपाल के बीच में। आगे देखते हैं, कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से मौतें अधिक संख्या में हुई हैं? तो कौन से देश में हुई थी? तो वो आपको अफ्रीका में हुई थी। आगे है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये ना ही देखें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये ना फिर दिमाग में बैठ जाएगा ऐसे। बस इसको याद रखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछा जा रहा है ना यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर, तो बिहार का देख लीजिएगा, ऐसा कुछ आया है ब्रांड एम्बेसडर के लिए। आगे देखते हैं, इनमें से कौन ब्रिक्स राष्ट्रों में नहीं है? नहीं है बोल रहा है यहाँ पे, तो कौन कौन से हैं थोड़ा ये जान लीजिएगा। तो पहले ना आपको 5 थे, जो कि देखिए यहाँ पे नाम है ना BRICS। तो बी से कौन सा है? ब्राज़ील, आर से है रशिया, आई से है अपना इंडिया, सी से आपको चाइना और एस से आपको साउथ अफ्रीका है। लेकिन अभी इसकी संख्या टोटल 10 हो गई है, यहाँ तो कनाडा नहीं होगा। ब्रिक्स की संख्या ना अब टोटल 10 हो गई है। तो थोड़ा सा ये जान लीजिए कि करंट का भी क्वेश्चन है ये आपको, कि ब्रिक्स की कितनी संख्या हो गई है। तो अब टोटल 10 कंट्रीज़ आ गए हैं ब्रिक्स में। 2024 में आपको 4 कंट्रीज ज्वाइन हुए थे, जो कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE। कौन कौन सा है? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE। और आपको जनवरी 2025 में ये आपको इंडोनेशिया ज्वाइन हुआ है ब्रिक्स में। कौन सा है? तो ये करंट का हो गया ना आपको जनवरी 2025, तो ये आपको इंडोनेशिया ज्वाइन हुआ है। आगे है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। किसके? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको गोदान है। कौन सी है? गोदान है, और ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है? गैर धातु बोल रहा है यहाँ पे, और कमरे के तापमान पर तरल रहता है। जैसे देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया ना इसी में, तो ये कौन हो जाएगा? ये आपको ब्रोमीन है। आगे है, निम्न में से किसे पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो ग्रेफाइट का। किसका करते हैं? ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, वॉशिंग सोडा के लिए आम नाम है। वॉशिंग सोडा का आम नाम क्या है? तो ये है आपको सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। आगे है, कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड ये सब तो जाना जाता है ना। कौन सा नहीं जाना जाता है? तो हाइड्रोजन नहीं जाना जाता है। आगे है, हवा में नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण है। तो कौन सा गुण है इसमें से? ऑप्शन ए, और देखिए यहाँ पे इंग्लिश जो इसका दिया हुआ है ना काफ़ी अच्छा है। ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी डेलिक्वेसेंस, ऑप्शन सी एफ्लोरेसेंस, ऑप्शन डी डेसिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि क्या है? डेलिक्वेसेंस है। आगे है, जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? जस्ता की। किसकी होती है? जस्ता की। आगे है, भारी पानी जिसको हैवी वाटर बोलते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? तो हैवी वाटर जो कि भारी पानी, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये है आपको ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। आगे देखते हैं, काम वर्ग की SI यूनिट क्या है? वर्ग की SI यूनिट क्या है? तो ये है आपको जूल। क्या है? जूल। नॉनस्टिक खाना बनाने के लिए बर्तन पर किस चीज़ का लेप होता है? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, किस चीज़ का लेप होता है? तो होता है आपको टेफ्लॉन का। किसका होता है? टेफ्लॉन का। और ये सब ना याद करने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये डेली यूज़ होता है, या आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन है ये, कि नॉनस्टिक खाना बनाने के लिए तो टेफ्लॉन का यूज़ होता है। जैसे SI यूनिट हो गया तो जूल हो गया, और अभी अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि हैवी वाटर का रासायनिक नाम तो ड्यूटेरियम हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसा ना इसको एक्सप्लोर करने जैसा नहीं है, इसके ऑप्शंस को भी, तो इसी वजह से ना इसके बस आंसर्स को देखते हुए चलेंगे। आगे है, कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या कहा जाता है? कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है एलोट्रॉप्स, ऑप्शन बी आइसोमर्स, ऑप्शन सी आइसोमॉर्फ, या ऑप्शन डी आइसोटॉप। तो क्या बोला जाता है? ये आपको बोला जाता है आइसोट्रॉप्स, सॉरी इसको क्या बोला जाता है? एलोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है? एलोट्रॉप्स बोला जाता है। आगे है, लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस क्या है आपको? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लाफिंग गैस क्या है आपको? नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है।
आगे है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी निक्रोम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी लोहा। तो किससे बना होता है? तो ये आपको टंगस्टन से बना होता है। आगे है पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जा सकता है? पानी की जो कठोरता है किसको डालकर हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट या ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। तो किसको डाल के हटाते हैं हम लोग? तो ये आपको वॉशिंग सोडा को। आगे है हवा क्या है? यौगिक, तत्व, इलेक्ट्रोलाइट या मिश्रण। तो हवा क्या है? हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा है, हवा एक मिक्सचर है। हवा क्या है? एक मिक्सचर है। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन एक तत्व है? इनमें से कौन एक तत्व है? तो ऑप्शन ए रूबी, ऑप्शन बी नीलम, ऑप्शन सी पन्ना या ऑप्शन डी हीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। आगे है पायरिया किस चीज़ की बीमारी है? पायरिया किस चीज़ की बीमारी है? तो ये आप लोग ऐसे सुनते भी होंगे, अगर जो लोग भी गाँव में रहते हैं वहाँ होता है ना कि ऐसे साइकिल वाइकल पे लोग आते हैं दवाई ववाई लेके कि पायरिया का इलाज करवा लीजिए, मुंह का पायरिया, मुंह का पायरिया। तो किससे रिलेटेड? नाक, दिल या फेफड़ा से तो होगा नहीं, पायरिया कहाँ होगा? मुंह में ही होगा। तो किससे? मसूड़ों से रिलेटेड है। पायरिया किससे रिलेटेड है? मसूड़ों से। आगे देखते हैं, आलू इनमें से किसका संशोधित रूप है? तो आलू किसका संशोधित रूप है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डंठल का। किसका हो जाएगा? डंठल का संशोधित रूप है। आगे देखते हैं, रतौंधी बीमारी, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो कि आँख की बीमारी है, किसके कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। किसके? विटामिन ए की कमी से। आगे है, दाल में इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? तो दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? तो दाल से आपको क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। आगे है, पौधों में परागन का कण कहाँ उत्पादित होता है? पौधों में परागन कण कहाँ उत्पादित होता है? तो ये आपको कहाँ पे होता है? फूल में। कहाँ होता है? फूल में। आगे है, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हुए चलेंगे। हाँ, पहाड़ियों पर पानी कम तापमान पर उबलता है, क्यों? क्यों उबलता है पहाड़ियों पर कम तापमान में आपको पानी? ऑप्शन ए है पहाड़ियों पर ठंडक होती है, ऑप्शन बी है आपको पहाड़ियों पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ऑप्शन सी पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है, या ऑप्शन डी पहाड़ियों एवं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ना पहाड़ों पे हवा के दबाव में कमी हो जाती है, इसी वजह से वहाँ पे पानी जो है ना लेट बॉयल होता है। ये धुंध का कारण होता है। ऑप्शन ए शुष्क बर्फ, ऑप्शन बी कम तापमान पर बर्फ, ऑप्शन सी कम तापमान पर पानी का वाष्प बनना, ऑप्शन डी ठोस रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धुंध का कारण क्या है आपको? तो कम तापमान पर पानी का वाष्प बन जाना। आगे है, पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, और पानी की जो सतह है ना वो हवा के संपर्क में हो। ऑप्शन ए हवा का वेग, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी तापमान या ऑप्शन डी पानी की गहराई। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है वाष्पीकरण वहाँ पे? तो किस पे नहीं करता है आपको? तो ये आपको पानी की गहराई पे नहीं करता है। आगे है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो साफ रक्त हृदय से फेफड़ों में ले जाती हैं। तो कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं? तो ये है आपको डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे फुसफुस सिरा। ये हिंदी में कितना मतलब ऐसा फनी साउंड कर रहा है ना, फुसफुस सिरा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये आपको बोला जाता है ना पल्मनरी वेन्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पल्मनरी वेन्स बोलते हैं। आगे है, फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो किसके द्वारा होता है ये आपको थ्रोम्बिन के द्वारा होता है। किसके? थ्रोम्बिन के द्वारा। आगे है, राज्य सरकार का ऑडिट है। ऑप्शन ए राज्य का विषय, ऑप्शन बी एक यूनियन विषय, ऑप्शन सी समवर्ती सूची या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार का जो ऑडिट है वो एक यूनियन विषय है। वैसे तो यहाँ पे राज्य का विषय होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मामलों में सेंटर जो राज्य का जो ऑडिट है उसमें भाग ले सकती है या उसको चेंज कर सकती है। तो ये आपको एक यूनियन विषय में हो जाता है। आगे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से किसके प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? तो किसकी नहीं करते हैं? तो नगर उपक्रम की। किसकी नहीं करते हैं? नगर उपक्रम की नहीं करते हैं। आगे है, इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा नहीं है तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? भारतीय विदेश सेवा। क्योंकि प्रशासनिक सेवा, वन सेवा और IPS ये सब तो है, लेकिन भारतीय विदेश सेवा नहीं है। तो यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे। आगे देखते हैं, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं।
ऑप्शन ए शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन 4 है आपको एक लिखित संविधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और एक लिखित संविधान भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। आगे है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कहाँ शुरू किया जा सकता है। तो ये आपको किसी भी सदन में कर सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं चला है। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये कौन करते हैं, ये आपको करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं, राज्यपाल। आगे है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है आपको, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। आगे है, एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या है। इसकी ना कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है, मतलब कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इसका। आगे है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मसूरी में कब हुई थी। तो कब हुई थी, ये आपको हुई थी 1 सितंबर 1959 को। कब हुई थी, 1 सितंबर 1959 को। आगे है, भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं, 250। कितने होते हैं, 250 होते हैं। आगे है, कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए नामांकित होते हैं या नामित किए जाते हैं। तो कितने होते हैं, 1/6। कितने होते हैं, 1/6। आगे है, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है। तो कौन सा अनुदान कहा जाता है इसको, लेखानुदान। क्या बोला जाता है, लेखानुदान बोला जाता है। आगे है, योजना आयोग की व्यवस्था की गई थी किसके तहत। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन बी भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, ऑप्शन सी एक कैबिनेट संकल्प द्वारा, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के अनुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक कैबिनेट संकल्प द्वारा योजना आयोग की व्यवस्था की गई थी। आगे है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये आपको कब जारी कर सकता है, जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो। क्या है, जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे, जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है। तो जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आएगा, जिला पदाधिकारी के। किसके, जिला पदाधिकारी के। आगे, इनमें से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन क्या हो गया है आपको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। और जो लोग भी नए हैं या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये मैं बता दूं कि हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, कांस्टेबल या वनडे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी को छोड़ के, क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा सा डेप्थ से पूछता है, एसएससी के भी वीडियोज़ को आप लोग ले सकते हैं। मतलब एसएससी के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो सारे के सारे आपको, एक प्लेलिस्ट है मेरी वहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2100 प्रश्नों की है और वहाँ पे ना आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब ये आपको 100% श्योरिटी है कि वहाँ से आपको क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री तो रिपीट होगी ना, हिस्ट्री में क्या नया आ सकता है, तो वहीं से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप लोग चाहें तो चैनल पे विजिट करके वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। आगे है, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसकी कल्पना थी। तो किसकी कल्पना थी, महात्मा गांधी की। किसकी, महात्मा गांधी की। आगे है, किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि हुई थी। तो कब हुई थी, 2006 में। और सबसे पहले कौन सा स्टेट था जो ये वृद्धि किया था, तो ये अपना बिहार था। कौन सा, बिहार था। आगे है, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये आपको वुडरो विल्सन को माना जाता है। किसको, वुडरो विल्सन को। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 है आपको वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय किससे रिलेटेड है, तो ये है आपको बजट की तैयारी से रिलेटेड। नवीन कर प्रस्ताव, तो ये आपको किससे रिलेटेड है, ये आपको वित्त विधेयक से रिलेटेड है। राज्य सरकार के लेखा एवं लेखांक अंकेक्षण है, तो ये आपको किससे रिलेटेड है, ये आपको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। और प्रत्यक्ष कर किससे है, तो आयकर विभाग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो कौन सी ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो ये है आपको यहाँ पे आएंगे, इनमें से सभी आपको, जैसे यहाँ पे देखिए मनरेगा ये भी है, पीएमजीएसवाई ये भी है, IAY ये भी है। आगे देखते हैं, लोक प्रशासन के कार्य में
दबाव समूहों की क्या भूमिका है? दबाव समूहों की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए सार्वजनिक हित, ऑप्शन बी स्वहित, ऑप्शन सी विदेशी हित या ऑप्शन डी सेक्टोरल हित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेक्टोरल हित। क्या हो जाएगा? सेक्टोरल हित। आगे है वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ है, तो डायरेक्ट इसके आंसर पाएंगे। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ये एकीकृत विश्व बाजार का विकास है। आगे है विश्व का पहला देश जहां सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई थी। तो सूचना के अधिकार की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये आपको स्वीडन में की गई थी। कहाँ पे? स्वीडन में। और अगर ऐसा पूछे कि भारत में कब शुरू किया गया था सूचना के अधिकार का शुरुआत, तो भारत में आपको हुआ था 2005 या 2003 में। आप लोग कंफर्म होकर थोड़ा सा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 2005 या 2003 है। आगे देखते हैं सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। क्या बोला जाता है? तारांकित प्रश्न बोला जाता है। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, या अगर इसके PDF चाहिए आप लोगों को तो आपको कमेंट सेक्शन में भी इसका टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी ताकि आप लोग इसको खुद से बनाएं और बार बार क्वेश्चंस को देखें ताकि याद हो जाए। तो एंड करते हैं इस वीडियो को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।